ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी जो टॉपिक है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और देखा जाए तो वो बहुत बड़े सेक्टर को लेकर चलता है। अगर बहुत सारे जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, जैसे इन्वायरमेंट हुआ, जैसे ज्योग्राफी का तो बाकी आप लोग जानते हैं भूमि गोल है तो उसके हिसाब से ज्योग्राफी देखते हैं, वो है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, इसके साथ साइंस भी इसके साथ अटैच होता है। अगर देखा जाए तो एक बेसिक फिजिक्स, कम से कम मैट्रिक क्लास तक का फिजिक्स भी आपको ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो आज के डेट में डिमांड है कंपटीशन क्लासेस के लिए और कंपटीशन के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ज़्यादातर 3 टॉपिक्स को बहुत क्लियर करता है वो और उसी को पकड़ता है। उन 3 टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे तो वो है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। दूसरा इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और तीसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। आपका मीडियम इंग्लिश है या हिंदी? खैर इंग्लिश बैकग्राउंड है तो ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात करें, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो ये 3 बहुत बड़े सेक्टर हैं जिनसे इंडिया में कोई भी एग्जाम हो उससे आना ही आना है क्वेश्चन, हर हाल में आना है। अब बात करते हैं इनमें एक एक टॉपिक की अगर बात करें, इन 3 सेक्शन से ही ज़्यादातर एसएससी, रेलवे, इसके अलावा जेपीएससी, यूपीएससी और भी पीसीएस जो आप देना चाहें सब इन्हीं सेक्शन से संबंधित है और इन्हीं का ही टॉपिक आपको बेसिक रूप में देखना है। तो फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, ठीक है। भौतिक भूगोल का मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब अपने आसपास का जो माहौल वातावरण आप देखते हैं उसके हिसाब से इस ज्योग्राफी को हमको देखना है। फिजिकल ज्योग्राफी में अगर बेसिक चीज़ों पर बात करें तो हम लोग कई टॉपिक पर बात करते हैं। उनमें से कई टॉपिक में सबसे पहले है हमको पृथ्वी की संरचना या अर्थ स्ट्रक्चर, पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि हमको देखा जाए तो जो अर्थ का डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग थ्योरी के बाद किस तरह से सारा कंडीशन बना, 450 अरब साल पहले ये सारी कंडीशंस हुई और हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ। ऐसे तो बिग बैंग थ्योरी का देखा जाए तो 13 करोड़ वर्ष पहले की बात, सॉरी 13 अरब वर्ष पहले की बात है। उसके बाद की अगर बात करें तो 4.5 अरब साल पहले जो हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे हुआ, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना, ये सारी चीज़ों को हम लोग पृथ्वी की संरचना और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में देखते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो वैज्ञानिक हैं या भूगोलवेत्ता हैं, जोग्राफर हैं, जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, उनकी थ्योरी को देखना है, विशेष तौर पर इन सब चीज़ों को देखना है, ठीक है ना। दूसरा हुआ पृथ्वी की संरचना के बाद इसी में अगर हम लोग बढ़े तो इंटीरियर ऑफ अर्थ देखना होता है, क्योंकि जब संरचना देखें तो अब इंटीरियर भी देखना होगा। तो यहाँ पर इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करते हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ या आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। इंटीरियर ऑफ अर्थ में जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी है, ये एक गोल बनी हुई है, ये कई परतों में बनी हुई है, 3 परतें हैं। उन 3 परतों के बारे में हम लोगों को विशेष तौर पर देखना है। जब इंटीरियर ऑफ अर्थ हम देखेंगे तो इससे रिलेटेड कई मुद्दे आ जाएंगे। जैसे इंटीरियर ऑफ अर्थ की संरचना, सियाल, सीमा, निफे और अगर देखा जाए तो मेंटल, कोर, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो संरचना है उसको देखते हैं और इस संरचना के साथ जैसे ही हम लोग यहाँ पर इन परतों को देखते हैं तो यहीं पर शुरू हो जाता है, इससे रिलेटेड 2 टॉपिक और जुड़ जाते हैं। वो दो दो टॉपिक कौन से हैं, तो उनको इन्हीं के साथ पढ़ा जाना चाहिए और वो 2 टॉपिक हैं। एक है वोल्केनो, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी,
ज्वालामुखी, ठीक है। और दूसरा, इन्हीं टॉपिक में अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी के साथ अगर हम बात करें तो भूकंप, अर्थक्वेक, भूकंप, ठीक है। इनसे आपको किसी भी एग्जाम में करीब करीब 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्लियर ना। तो ये चीजें जो है आपके स्कूल का जो टीचर है उसके लिए भी जरूरी है और इनसे संबंधित मुद्दे आपको पूछे जाएंगे। अर्थक्वेक के अलावा इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं संरचनाओं में पर्वत, माउंटेन, माउंटेन, ठीक है, पठार, पर्वत, पठार, नदी की संरचना जो है, ठीक है, इन सब को बारे में हम लोग देखते हैं, ये सारा आता है। प्लेटिंग, रिवर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ देखते हैं। इसके बाद जब ये टॉपिक हम बात करते हैं तो इसी भौतिक भूगोल में हमको जो बाहर का, जो ऊपर का हम लोग टेरेस्ट्रियल एरिया देखते हैं, लैंड पोजीशन देखते हैं या ओशियन पोजीशन देखते हैं, इन सब के बनावट को भी देखा जाता है। तो उनका भी स्ट्रक्चर, उनके बनावट और उनसे बनने वाली आकृतियां, शेप, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी जैसे हम नदी की बात किए तो इन्हीं में से अगर बात करें तो नदी की संरचना, नदी की संरचना, ये क्वेश्चन इससे भी बनता है। और आप जान लीजिए कि सीटेट से का ये बहुत प्यारा टॉपिक है। सीटेट का जो भी एग्जाम होता है आप देखिएगा, नदी से बनने वाली संरचना, जैसे आपने सुना होगा मियांडर, ये कई बार सीटेट में उठाकर पूछा है ना। और ये यूपीएससी का भी टॉपिक बढ़िया है ना। तो नदी की संरचना मतलब कि अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ रिवर, स्ट्रक्चर मेड बाय रिवर, ये वाला संरचना है। दूसरा अगर बात करें तो उसके बाद भूमि पर बनने वाली संरचना, हवा द्वारा निर्मित संरचना, नदी द्वारा निर्मित संरचना, जल द्वारा निर्मित, सागरों द्वारा निर्मित संरचना, ये फला फला ऐसा बहुत सारा टॉपिक इसमें आपको देखने को मिलता है। ये सारा फिजिकल ज्योग्राफी में हमको देखना है और इनसे रिलेटेड है। और ज़्यादातर आपके लिए भी इम्पोर्टेंट क्या है, नदी से बनने वाली संरचना। और दूसरा, कास्ट स्थलाकृतियाँ, कास्ट स्थलाकृतियाँ मतलब चूना निर्मित स्थलाकृतियाँ, है ना। जैसे एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, चूने से बनने वाली आकृतियाँ, ये कई बार एग्जाम में उठा पूछा है। तो इन सब आकृतियों को और ये सारी पृथ्वी की संरचना को हम लोग भौतिक भूगोल में देखेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत अगर जब हम लोग ये संरचना की बात करते हैं, यहाँ मिट गया है, ठीक है, तो अर्थ की जब बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा यूनिवर्स का भी टॉपिक, मतलब ब्रह्मांड का भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, है ना। ब्रह्मांड का टॉपिक को डिस्कस करते हैं, क्यों, ब्रह्मांड का थोड़ा बहुत मैटर है और इस टॉपिक को लोग फिजिक्स में भी डील करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ भी बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का संरचना है जो आपसे पूछा जाता है, क्लियर। अब अगर बात करें, अच्छा पेज ही बदल देते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आता है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले भारत के भूगोल में हम लोग हल्का फुल्का जो बात करते हैं भूगोल में कि संरचना भारत की, है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये चीज़ें इस पहले टॉपिक में यहाँ पर आती है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की संरचना, इस पर बात करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, उनके लैंडस्केप को देखेंगे, जैसे पर्वत, पठार, ये सब है। तो विशेष तौर पर इस फिजिकल स्ट्रक्चर में हम जो भी बात करेंगे उसमें बात करते हैं माउंटेन्स का, जो भारत के पर्वत पठार हैं। और इन माउंटेन्स की चर्चा में
हम देखेंगे कि उनको हम लोग कई डायमेंशन में देखेंगे, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन एरिया, नॉर्दर्न माउंटेन एरिया, ठीक है। इसी के अलावा ईस्टर्न माउंटेन रीजन, ठीक है, ईस्टर्न माउंटेन रीजन, इसी के साथ अगर हम बात करें तो सेंट्रल प्लेन, सेंट्रल प्लेन, ठीक है। इसी के अलावा बात करें तो जो हम लोग का प्रायद्वीपीय एरिया है उन पर भी हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक इस माउंटेन रीजन में आते हैं। तो इनको खत्म करने के बाद पूरी तरह से, हाँ इसी के साथ इसमें आइसलैंड भी आप जोड़ सकते हैं। आइसलैंड, आइसलैंड को, इंडिया में बहुत सारा आइसलैंड है, उनको भी देखना। जैसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत का एक जागृत ज्वालामुखी, मतलब अगर देखा जाए तो भारत का एक सबसे जागृत ज्वालामुखी, एक ही ज्वालामुखी है, कौन सा है, पूछा जाता है। जागृत ज्वालामुखी अगर बोला जाए तो एक्टिव वोल्केनो उसको बोलते हैं। एक्टिव वोल्केनो का मतलब भारत में ऐसा एक ही है, और कौन है, तो सीधा हम लोग आएंगे इंडिया के पास, और इंडिया के पास यहाँ आप देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ इसी के जस्ट पूर्वी भाग में आप देखिएगा बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड जो है इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हिच वन इज द एक्सटिंक्ट वोल्केनो ऑफ इंडिया, मतलब कौन सा वोल्केनो सुसुप्त ज्वालामुखी है भारत का एकमात्र। तो ये भी इसी के जस्ट बगल में है, ऊपर में नारकोडम है, नारकोडम। तो ये सब ऐसे सवाल यहाँ पर इसमें पूछे जाते हैं, है ना। ये सारे सवाल ये माउंटेन रीजन से, और मतलब समझिए तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया से पूछे जाते हैं। इसके अलावा माउंटेन से तो आप समझ सकते हैं कि हिमालय में 4 श्रेणियां हैं, मतलब 4 रेंज हैं, चारों रेंज को हमको देखना है, ईस्ट से वेस्ट उसका पूरा रेंज को देखना है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रिसिड्यूअल माउंटेन कौन है इंडिया का, अवशिष्ट पर्वत जिसको बोलते हैं। तो रिसिड्यूअल कौन सा होगा, जो सबसे पुराना होगा, सबसे पुराना कौन होगा, तो ये है अरावली, जो राजस्थान में है ना। अरावली की श्रेणी जो है आज से करोड़ों साल पुरानी है, हिमालय से भी पुरानी है। इसीलिए वो क्या हो गई है, घिस पिट गई है, इरोजनल एक्टिविटी वहां पर ज्यादा हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि वो पुराना हो गया। और इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन उनका सबसे प्यारा क्वेश्चन हो जाता है, रिसिडुअल माउंटेन, है ना। तो ये जो है ये अरावली है, क्लियर, ठीक है। चलिए इसके आगे बात करते हैं फिजिकल के बाद, फिजिकल के ही में हम लोग बात करेंगे रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम में नदी के बारे में बात करेंगे, सारी नदियां जो है उस पर बात करेंगे। दूसरी अगर हम लोग तीसरी बात करें तो रिवर सिस्टम के अलावा जब जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट और एंड वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। तो फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन में अगर बात करेंगे तो यहाँ के जो जंगल हैं उनका प्रकार और जंगलों में मिलने वाली चीज़ें, उन पर हम लोग बात करेंगे। फॉरेस्ट वेजिटेशन के बाद डायरेक्ट फिर हम लोग आएंगे यहाँ पर जो योजनाएं हैं या फिर परियोजनाएं हैं उन पर बात करेंगे। जैसे नदी जब देख रहे थे तो उसी समय बात करेंगे नदी घाटी का जो परियोजना सब है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सीधा आएंगे तो हम लोग कृषि पर आएंगे, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हुआ। एग्रीकल्चर के अलावा अगर बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे सारा का सारा उद्योग का बात करेंगे। इसके अलावा इसी में ट्रांसपोर्ट का बात करेंगे अलग से। सारा ये सिस्टम इंडियन ज्योग्राफी में आएगा। इतना सारा टॉपिक करने के बाद जाकर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी फिनिश कर पाएंगे, है ना। तो लास्ट समझ जाइए कि आपको ट्रांसपोर्ट तक ये चीजें करने के बाद कई बार हम लोग थोड़ी बहुत जनजातियां भी देखते हैं, वो मिसलेनियस सेक्शन है, उनको भी करना होता है, ठीक है ना। तो ये सारा करने के बाद अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को फिनिश कर दिए, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम लोग सीधा आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। और बहुत सारे कोचिंग संस्थान में बहुत सारे टीचर जो हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के थ्रू देखिए 7 कॉन्टिनेंट के बारे में तो बात करते ही हैं,
7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट जो है मतलब 7 महादेश जो हैं उनकी बात तो होती ही है, और उनके अंदर जितने भी राज्य हैं, देश हैं उन पर बात की जाती है। प्रमुख प्रमुख देशों के बारे में बात की जाती है। जैसे ज़्यादातर बात किया जाएगा साउथ एशियन कंट्री का, साउथ ईस्टर्न कंट्री का, इसके अलावा यूरोपियन कंट्री का, इसके अलावा अमेरिकी, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कंट्री, मिडिल अमेरिका कंट्री, और कुछ कंट्री जो है साउथ अमेरिका में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसी के साथ ओशियन पर भी हम लोग चर्चा कर देंगे। लेकिन ये बहुत वास्ट टॉपिक है और इसको आपको जानना है। लोग बहुत सारे टीचर जो है इसको जीएस में नहीं पढ़ाते, जेपीएससी में इसका डिमांड नहीं है। लोग बोलते हैं जीपीएससी में ये सिलेबस नहीं है। आपके लिए भी बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चन आएगा तो आएगा, लेकिन एक दो आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन आएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो बोलते हैं कि जेपीएससी में सिलेबस नहीं है, लेकिन जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में कल को किसी देश के बारे में चर्चा होगी, है ना। जब किसी देश के बारे में चर्चा हुई तो जब आपको पता ही नहीं कौन कॉन्टिनेंट कहाँ, कोई देश कहाँ, तो आप करंट क्या रट्टाफाई करेंगे? यही तो गड़बड़ है। हमारे यहाँ लोग करते क्या हैं, करंट को रट्टाफाई करते हैं। करंट रट्टाफाई नहीं होता है, करंट को समझा जाता है सब्जेक्ट के स्पेसिफिक बेस के आधार पर, है ना। जैसे कोई टॉपिक होगा पॉलिटी का होगा, जैसे अभी आर्टिकल 370 की बात हो रही थी, तो वो पॉलिटी का मुद्दा है। पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक को, तो पॉलिटी में जब तक आर्टिकल नहीं देखे होंगे वो समझ में ही नहीं आएगा, रट्टाफाई करने से कोई फायदा नहीं है। अभी जैसे भूकंप आ गया, कहीं लोग मर गए, सुनामी आ गई, अब आपको सुनामी ये सब कुछ पता ही नहीं तो कैसे क्या करेंगे, कहाँ पर आई, किस सागर में आई, किस देश में आई, कुछ पता नहीं है, तो फिर दिक्कत है। इसीलिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए घबराना नहीं है ना। ये सारी चीज़ें इसीलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी लगभग हम सबको ही बताते हैं, इसलिए क्योंकि आपको करंट भी जरूरी है ना, और करंट के साथ ही पेपर आप लोग पढ़ते हैं ना, पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। पेपर के हिसाब से ही तय होता है करंट। आप मैगजीन पढ़ लीजिए, लेकिन पेपर में रोज थोड़ा बहुत झांकना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारा मैटर आता है, और ये आपको मल्टी टैलेंटेड बनाता है। मल्टी टैलेंटेड कैसे, बहुत सारा आप देखेंगे बुढ़ा लोग को, आप गौर करिएगा, चाय का दुकान पे तरह तरह टॉपिक पे बात करता है, कभी गौर किए हैं? सारे बुढ़े बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं चाय की दुकान पर, तो उनको नॉलेज कहाँ से आता है? बहुत पढ़े लिखे हैं? नहीं, वो दिन भर पेपर चालते हैं और फिर चाय पर पहुंचे तो उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। क्यों? पेपर पे इतने सारे टॉपिक होते हैं, हर तरह के फील्ड का होता है, तो उनको जो नॉलेज मिलता है वो मल्टी नॉलेज हो जाता है ना। ये सारी, तो इसीलिए आज के दौर में स्टूडेंट को पेपर बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें, और पेपर पढ़ने के लिए जानना जरूरी है, जीएस के लिए आपके लिए बताया है ना। और ऐसे तो यूपीएससी में टॉपिक है ही, उनको पढ़ना ही है ना। तो ये 7 कॉन्टिनेंट उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्यादातर लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी को भी डालते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या बात करते हैं? आपको लग रहा होगा कि इकोनॉमिक्स का बात आया, इसका मतलब अर्थशास्त्र का पूरा मुद्दा आ गया। नहीं, ये अर्थशास्त्र वाला इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं है। ये जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी मुद्दे को है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहीं खेती बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके पीछे का कारण, है ना, और उसको खेती ज़्यादा होने के पीछे का जो थ्योरी है वो सब है। कहीं पर फैक्ट्री लगाई गई, है ना, फैक्ट्री लगाई गई, तो फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए जो सारी अवस्थाएं होती हैं उन सब पर बात होती है। इसके अलावा कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है ना, जनजातियों के बारे में बात होती है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, फेमस मिनरल्स का एरिया, ये सब बात होती है। इसके अलावा इंटरनेशनल जो जनजातियां हैं उन पर बात होती है। इस सेक्शन में ये पूछी जाती है ना। और ये इसीलिए इसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट पढ़ाते ही उस पर चर्चा कर देते हैं, और बहुत लोग अलग से ही इस पर चर्चा करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है ना। ये सारी बातों के बाद तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में इतनी चीजें आपको डाली जाती है। तो ये जो था, ये ज्योग्राफी का पूरा 3 टॉपिक है जो आपको विशेष तौर पर देखना है। और इंडिया में कोई भी एग्जाम दीजिए, इन टॉपिक से बाहर
क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। हाँ, एक चीज और बात करना है, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में लोग इन्वायरमेंट को भी जोड़ते हैं, खैर ये इसी का टॉपिक है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। लेकिन इन्वायरमेंट को लोग क्या करते हैं, बाहर से पढ़ाते हैं। पर अगर लोग ये कई सारे कोचिंग में डिमांड होता है तो हम लोग वहां पर बात करते हैं, तो उस जगह पर जब बात करते हैं तो इन्वायरमेंट को भी ये हम लोग इसमें ऐड करते हैं। और इन्वायरमेंट आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया का कोई भी एग्जाम दीजिए या दुनिया का कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। और यूपीएससी में अगर गए तो इससे 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को एकदम सीधा सीधी मिल जाएंगे, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इन्वायरमेंट तो अब आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी अखबार पढ़िए तो इन्वायरमेंट का अगर कोई टॉपिक है तो उसको छोड़ना नहीं है, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए, है ना। क्योंकि इन्वायरमेंट से कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 4 क्वेश्चन फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे, 3 से 4। और वो आपको पकड़ में कहाँ से आएगा, पेपर से। कभी किसी जगह पर बैठक हुई या फिर कोई मुद्दे हुए, जैसे ज्यादातर मुद्दा आजकल है वायु भूमंडलीकरण, सॉरी भूमंडलीकरण बोल रहे हैं, ये भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग का जो मुद्दा है ये आज के डेट में बहुत ज्यादा है। और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो एसएससी के बच्चे हुए या सीटेट में हुए उस सब में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि 4 ऑप्शन देता है और बोलता है कि व्हिच वन गैस इज द कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, है ना। कौन सी गैसें या कौन सा गैस इसमें ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रमुख कारण है। ऑप्शन देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन देगा CH4 मीथेन, ऑप्शन देगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा और कोई ऑप्शन देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, CO2 ज्यादातर कारण। लेकिन अगर CO2 ऑप्शन नहीं आया, जो कि इतना बार पूछ लिया है, तो अब आजकल ऑप्शन देता है CH4, दूसरा सबसे प्रमुख क्या होगा, CH4। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, ओजोन गैस के मुद्दे को लेकर भूमंडलीय तापन से जोड़ देते हैं, कोरिलेट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। भूमंडलीय तापन या ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये अलग मुद्दा है ना। और अगर बात किया जाए तो ओजोन जो डिप्रेशन है वो जो है वो अलग मुद्दा है। ये सारी बातों पर बात होना चाहिए अलग से। तो इन सब टॉपिक के बारे में बात कहाँ होगी, इन्वायरमेंट पे। अलग अलग बैठकें हुई, जिनेवा कन्वेंशन हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, ये सारी चीजें जो है हम लोग ये इन्वायरमेंट में ज्योग्राफी के अंदर ही बात करते हैं। लेकिन ये डिमांड के आधार पर होता है, इसको लोग अलग से भी लेते हैं क्योंकि एक लंबा चौड़ा टॉपिक ये भी है। तो ये 3 टॉपिक हम जो है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग विशेष तौर से बात करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि ये सारा टॉपिक है जो ज्योग्राफी के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी एग्जाम में इंडिया के लिए। लेकिन डिपेंड करता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। जैसे अब एग्जाम बात लेते हैं, जैसे भारत में जो सबसे छोटा लेवल का एग्जाम होता है वो मैट्रिक से नीचे का होता है, मैट्रिक लेवल का, है ना, जिसमें MTS जैसा एग्जाम होता है। तो MTS वाले क्वेश्चन में वनडे टाइप का क्वेश्चन आएगा। वनडे मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा जिसको आपको रटने वाला टाइप का है कहते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। लेकिन उससे जरा से ऊपर जाएंगे +2 लेवल का, +2 लेवल में क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ेगा। अगर +2 लेवल में झारखंड गवर्नमेंट का कोई जॉब में जा रहे हैं और वहां तैयारी कर रहे हैं JSSC में, तो उसका भी लेवल MTS जैसा ही रहेगा। लेकिन अगर सेंट्रल लेवल पे आप पहुंच गए SSC में, तो वहां उसका लेवल बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तब क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। वो 4 फैक्ट आपको बताएगा और 5वां पूछेगा, है ना। इसके अलावा जैसे ही अब आप टीचिंग के लेवल पर आए और इसके अलावा CGL लेवल पर आए, तो क्वेश्चन अब बड़े बड़े होंगे और कॉन्सेप्चुअल होंगे। अब कॉन्सेप्चुअल होंगे और रट्टाफाई से काम नहीं चलेगा। ये चीजें हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऑफिसर बनना है, टीचर बनना है ना। तो रट्टाफाई से काम नहीं चलेगा, समझना होगा। और जैसे ही उसके ओवल ऊपर से जाएंगे तब तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट भी आपको बताएगा नहीं और क्वेश्चन पूछेगा, वो खुद ही कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा। जैसे UPSC JPSC हुआ, तो उनका 1 लाइन टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा और निगेटिव टाइप के सेंस के क्वेश्चन होंगे। जैसे कौन सा नहीं है, क्वेश्चन ये पूछेगा, निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब नहीं है बोलना ना, तो दिमाग तो पॉजिटिव चीज सोचता है ना, कभी भी नहीं पर ध्यान नहीं देता। UPSC इस चीज को समझता है, तो UPSC क्या करता है, नहीं के नीचे लाइन लगा देता है। पर TCS वाले नहीं समझते हैं,
वो क्या करते हैं, लाइन नहीं तो नहीं है छुपा रह जाता है और क्वेश्चन गलत करके आ जाता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान देना होता है, अगर नहीं है तो दिमाग पर जोर जरूर देना है, चाहे आप कोई भी लेवल का एग्जाम दें, है ना। और पैटर्न इसी पर चल रहा है, तो ये तरीका है आज के डेट में इसको करने का। और ज्यादातर देखिए इस लेवल के लिए बहुत दूर भागने का नहीं है, क्लास नोट्स जो आपको मिल रहा है वो करिए, और एक किताब हम आपको बताएंगे जो सब कुछ एक साथ होती है उस पर बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अपने को ऐसा फैला दीजिए कि उसके बाद रिवाइज नहीं करिए, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन पढ़ने वालों का नहीं होता। सब बोलते हैं ना कि पढ़ो एग्जाम एग्जाम है, सिलेक्शन रिवीजन वालों का होता है, जो रिवाइज करता है। अगर आप रिवाइज नहीं किए हैं, पढ़ाई कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप पढ़ के दुनिया भर का किताब इधर उधर कर दिए, यहाँ कितना गया, और ये किससे जाएगा, रिवीजन से। तो इस चीज पर विशेष तौर पर ध्यान देना होता है ना। तो आगे फिर कभी क्लास में आपसे मिलेंगे तो और भी बहुत सारा चीज आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि एक पढ़ने का तरीका हो। और पढ़ने का एक प्राइम टाइम जरूर बनाइएगा, जिंदगी में सक्सेस होना है तो उस समय के लिए, है ना। उसमें क्या होता है, प्राइम टाइम का मतलब है कि घर में कोई भी काम करिए, प्राइम टाइम क्या होता है, ऐसा समय होता है जिसको कि आप किसी को नहीं देते। जैसे बहुत सारे टीवी चैनल क्या है ना, प्राइम टाइम में उन प्रोग्रामों को रखते हैं जिसका डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा है और उसको लोग देखना पसंद करते हैं, और ऐसे टाइम को रखते हैं जहां बहुत सारे लोग हो। तो आपका भी ऐसा प्राइम टाइम हो, घंटे का टाइम, जो कि कभी किसी को ना दे, वो सिर्फ आप अपनी जिंदगी पर ही खर्च करें। ऐसे कुछ घंटे होते हैं जिंदगी में, जैसे रात का समय। आप रात में अगर 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद घर गए, तो घर में उसके बाद 7 से लेके 12 बजे तक आप चाहे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना कॉल आएगा ना कुछ आएगा, आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो ऐसे घंटों को, किसी का सुबह का भी टाइम होता है, कोई सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाता है, 4 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ता रहता है, तो वो उसका प्राइम टाइम होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ऐसा टाइम लेकर आप लोग को चलना है। अगर ऐसा टाइम लेकर नहीं चलिएगा और रिवाइज नहीं करिएगा तो सक्सेस दूर हो जाएगा, है ना। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं, रिवीजन। इसीलिए हमने कहा आप अपने आप को फैलाइए नहीं, कुछ खास टॉपिक ऑथेंटिक चीजों को पढ़िए जिसमें गलती ना के बराबर हो, और उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि आखिर में किताब नहीं जाएगा साथ में, दिमाग में जाएगा, और यहाँ नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं। और रिवीजन से बात बनेगी, पढ़ने से नहीं, है ना। तो ये सब काम करना है, क्लियर। चलिए, थैंक यू।